जय हिंद, नमस्कार। वेलकम टू सैनिक समाचार। आज की फटाफट 5 खबरें इस प्रकार हैं कि आपसे जुड़ी हुई और बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहली खबर आ रही है अग्निवीरों से जुड़ी हुई। अग्निवीरों के शहीद होने के बाद उनके परिवार वालों को जो आर्थिक सहायता मिलती है और जो पेंशन मिलती है वो रेगुलर सैनिकों के बराबर नहीं है, और इसको लेकर पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट ने बहुत ही शानदार रिपोर्ट पेश की है। पार्लियामेंट्री कमेटी ने कहा है कि अग्निवीर की शहादत के बाद उनके परिवार वालों को वही लाभ मिलने चाहिए जो एक रेगुलर सैनिक के शहीद होने के बाद उनके परिवार वालों को दिए जाते हैं। प्रोवाइड सेम बेनिफिट्स ऑफ रेगुलर सोल्जर्स टू अग्निवीर्स किल्ड इन लाइन ऑफ ड्यूटी हाउस पैनल। यानी पार्लियामेंट्री कमेटी ने कहा है कि अग्निवीरों को भी वही सम्मान मिले जो एक रेगुलर सैनिक को मिलता है शहादत के बाद। 9 फरवरी 2024 को यह बड़ी खबर निकल के आई है। अग्निवीर्स आर नॉट इंटाइटल्ड टू पेंशन एंड इमोलमेंट्स ऑन कंप्लीशन ऑफ 4 years ऑफ सर्विस बट ए लमसम पैकेज। ये मौजूदा नियम है कि अग्निवीरों को एक फिक्स रिनमरेशन के अलावा उनके परिवार वालों को पेंशन नहीं दी जाती है। कंसिडरिंग द प्लाइट ऑफ फैमिली मेंबर्स एंड नेक्स्ट ऑफ किन ऑफ अग्निवीर्स किल्ड इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, their family members should receive the same benefits that are provided to the kinfolk of a regular soldier, the Parliamentary Standing Committee on Defence recommended। यानी जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस है उन्होंने अब रिकमेंड कर दिया है कि अग्निवीरों के परिवार वालों को वही लाभ मिलने चाहिए जो एक रेगुलर सैनिक के परिवार वालों को मिलते हैं। दिस वॉज कन्वेड इन द रिपोर्ट ऑफ द हाउस पैनल हेडेड बाई भारतीय जनता पार्टी MP Joel Oram, titled A Review of Functioning of Jilla Sainik Boards in the Country, tabled in the Parliament on Thursday. The committee also noted that there is no assured employment or skill development program exclusively designed for Agniveer, except for the some percentage of reservation of job in Central Armed Police Forces। यानी अग्निवीरों के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि वो 4 साल के बाद जब बाहर आएंगे तो उनको परमानेंट जॉब मिलेगा, केवल CAPF में दोबारा से री एम्प्लॉयमेंट के अलावा। द कमिटी आर हैप्पी टू नोट दैट इन कंसोनेंस ऑफ देयर कंसिडर्ड व्यूज ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट, द मिनिस्ट्री हैव स्टार्टेड मॉनिटरिंग ऑफ द कोटा इन फिलिंग गवर्नमेंट वैकेंसीज। द कमिटी आल्सो डिजायर दैट rather than simply monitoring the vacancies, Agniveers who are designed to go out of the service after a certain years of service should be informed personally about the vacancies and ensure that they filled up the norms to appear for the required physical and written test so that no vacancy remain unfilled, the report said। यानी अग्निवीरों को 4 साल के बाद घर जाने से पहले ये बताया जाए कि आपके लिए ये वैकेंसी अवेलेबल है और आप जाके ज्वाइन करें। अग्निवीर आर नॉट इंटाइटल्ड टू पेंशन एंड इमोलमेंट्स ऑन कंप्लीशन ऑफ 4 years ऑफ सर्विस बट ए लमसम पैकेज एज पर द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट ऑफ अग्निवीर। In case of demise as a battle casualty, the emoluments that the NOK receive include rupees 48 lakh non-contributory insurance, ex gratia of 44 lakh and Seva Nidhi contributed by the Agniveer 30%, with equal matching contribution by the government and interest thereon. In addition, the NOK will also receive pay of the balance tenure from date of death till completion of 4 years, more than rupees 13 lakh, as per balance residual tenure, कंट्रीब्यूशन ऑफ रुपीज 8 लाख फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस बैटल कैजुअलिटी फंड। ये इसके साथ साथ रिपोर्ट में कहा गया कि जो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज है वो सभी सैनिकों के लिए जो एक्स ग्रेस या मॉनेटरी बेनिफिट है वो समान नहीं है, और सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में ये सम्मान इक्वल होना चाहिए, बराबर अमाउंट दिया जाना चाहिए। इस प्रकार अपनी रिपोर्ट में बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी है। एक और इश्यू उठा है ड्यूरिंग ओरल एविडेंस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मिनिस्ट्री was the matter of reimbursement of medical expenses to veterans and hospitals। जो हॉस्पिटल है और जो वेटरन है, यदि वेटरन अपने खर्चे पे इलाज करवाता है या फिर इम्पेनल हॉस्पिटल में जाके इलाज करवाता है तो रक्षा मंत्रालय और ECHS उनको समय पर भुगतान नहीं करता है। द कमिटी वर अप्राइज दैट ड्यू टू पेंडिंग बिल्स विद द एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, द हॉस्पिटल्स रिफ्यूज टू एंटरटेन एक्स सर्विसमैन एंड देयर फैमिली मेंबर्स। द रिपोर्ट स्टेटेड द कमिटी व्यूज दिस वेरी सीरियसली एंड डिजास्ट दैट all the pending bills of hospital should be cleared at the earliest, and that the ministry should make a robust system so that it can monitor the delay and blacklist the hospitals denying treatment to veterans and their family members, the report read। ECHS के बारे में यहाँ पे बड़ी बात कही गई है कि ECHS से पेमेंट समय पे नहीं होता है, इसलिए रक्षा मंत्रालय को चाहिए कि एक अच्छा सिस्टम बनाए जिससे कि तुरंत ही पेमेंट
किया जाए, साथ ही साथ उन हॉस्पिटल को ब्लैकलिस्ट किया जाए जो पूर्व सैनिकों को ट्रीटमेंट देने से मना करते हैं। अगली खबर एक्स सर्विसमैन के री एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी हुई है। आपने देखा होगा कि जगह जगह पर एक्स सर्विसमैन जॉब फेयर मेले लग रहे हैं और एक ऐसा मेला और लगा है जिसमें एयर मार्शल पीके घोष ने कहा कि जो हाईली क्वालिफाइड पूर्व सैनिक है उनको यदि कॉरपोरेट सेक्टर काम पे रखते हैं तो इन कॉरपोरेट सेक्टर को बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। खबर 8 फरवरी 2024 की है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं डीजीआर एक्स सर्विसमैन जॉब फेयर आयोजित किया जा रहा है और यहीं से खबर ये निकल के आई है। भारतीय महानिदेशक एयर मार्शल पीके घोष ने कहा कि आर्म्ड फोर्सेस से उच्च प्रशिक्षित पूर्व सैनिकों को शामिल करके कॉरपोरेट संस्थाएं लाभान्वित हो सकती है और कर्तव्य क्षेत्र से कॉरपोरेट जगत में उनके परिवर्तन को आसान बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वायुसेना बुधवार को पुणे में डीजीआर द्वारा आयोजित एक रोजगार सेमिनार में एक सभा को संबोधित कर रही थी। रक्षा मंत्रालय के पूर्व सैनिक कल्याण विभाग की एक इकाई डीजीआर ने बुधवार को पुणे रोजगार चाहने वाले पूर्व सैनिकों यानी री एम्प्लॉयड होने वाले पूर्व सैनिकों और रोजगार प्रदाताओं को एक साथ लाने के लिए वायुसेना स्टेशन विमान नगर पुणे में एक रोजगार सेमिनार का आयोजन किया था। एकल मंच इस आयोजन में थल सेना, वायुसेना और नौसेना की 45 कंपनियों और 1033 पूर्व सैनिकों ने भाग लिया जिन्होंने पुनर्रोजगार की तलाश के लिए पंजीकरण कराया था। आने वाले महीनों में डीजीआर द्वारा 3 और रोजगार सेमिनार पूरे भारत में निर्धारित है। सेमिनार का उद्घाटन करने वाले एयर मार्शल घोष ने अपने संबोधन में कहा कि जो वर्दीधारी पुरुष और महिलाएं हैं जो देश को बाहरी आक्रमण से बचाने, आंतरिक संघर्ष से निपटने और आपदाओं के दौरान महिलाओं को सहायता प्रदान करने में प्रमुख भूमिका निभाई है। हालांकि इन आर्म्ड फोर्सेस की युवा प्रोफाइल बनाए रखने के लिए अधिकांश सैनिक कम उम्र में ही सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इनमें से ज़्यादातर 35 से 45 साल की उम्र के हैं, लेकिन उन पर अभी भी कई जिम्मेदारियां अधूरी हैं और यही कारण है कि वे अपने दूसरे कैरियर विकल्प की तलाश करते हैं। उच्च प्रशिक्षित इन पूर्व सैनिकों को अपने साथ जोड़ने के लिए इस मंच का उपयोग करने से कॉरपोरेट भी लाभान्वित हो सकते हैं। इस प्रकार एयर मार्शल घोष ने कहा कि जो कॉरपोरेट सेक्टर है वो यदि पूर्व सैनिकों को री एम्प्लॉय करती है, रोजगार देती है, अपने कॉरपोरेट सेक्टर में शामिल करती है तो कॉरपोरेट सेक्टर को बहुत ज़्यादा लाभ हो सकता है। तो जो भी पूर्व सैनिक है वो इस प्रकार के रोजगार मेलों में शामिल हो रहे हैं जो डीजीआर द्वारा आयोजित किए जाते हैं तो वहाँ पे उनको रोजगार जरूर मिलता है। आगे भी जब कभी रोजगार मेले आयोजित किए जाते हों तो जिन पूर्व सैनिकों को रोजगार की आवश्यकता है वो जरूर जाएं और वहाँ पे प्लेसमेंट मिलेगा। अगली खबर जुड़ी हुई साथियों आर्मी शब्द से। हम रोजाना आर्मी शब्द को कई बार इस्तेमाल करते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता कि आर्मी का फुल फॉर्म भी होता है और यदि फुल फॉर्म होता है तो फुल फॉर्म क्या है। हम आर्मी शब्द को इस्तेमाल तो करते रहते हैं, तो मैं बताऊंगा आपको कि आर्मी का फुल फॉर्म क्या होता है। साथियों आर्मी का फुल फॉर्म है अलर्ट रेगुलर मोबिलिटी यंग, यानी सेना को अंग्रेजी में आर्मी कहा जाता है और इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के आर्माटा से हुई है जिसका मतलब होता है आर्म्ड फोर्सेस। अगली खबर जुड़ी हुई साथियों फाइटर फिल्म से। फाइटर फिल्म में सबसे लास्ट में यदि आपने भी फिल्म देखी होगी तो आपने देखा होगा कि एयरफोर्स की वर्दी पहने 2 फाइटर आपस में किसिंग सीन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसके बाद अब सफाई आई है कि फाइटर के किसिंग सीन विवाद पर डायरेक्टर ने दी सफाई। कहा आपत्ति करने वाला शख्स इंडियन एयरफोर्स में है ही नहीं। यानी पहले कहा जा रहा कि जो इंडियन एयरफोर्स में एक सेवारत अफसर है उन्होंने फाइटर फिल्म के खिलाफ याचिका दर्ज कराई है, लीगल नोटिस भेजा है। अब डायरेक्टर की ओर से सफाई आई है कि जिस आदमी ने फाइटर फिल्म के अगेंस्ट जो किसिंग सीन है उसमें लीगल नोटिस भेजा है वो शख्स इंडियन एयरफोर्स में है ही नहीं। फाइटर के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने किसिंग सीन विवाद पर कहा कि फिल्म बनाने में इंडियन एयरफोर्स सहयोगी भागीदार रहा है। जिस शख्स ने आपत्ति जताई है उस नाम से इंडियन एयरफोर्स में कोई अधिकारी है ही नहीं। सीन आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। सिद्धार्थ आनंद की एक्शन फिल्म फाइटर में ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण मुख्य भूमिका में है। फिल्म में एयरफोर्स के फाइटर पायलट्स की कहानी को दिखाया गया। जल्द ही ये बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ का आंकड़ा छू लेगी। हाल ही में फिल्म पर आरोप लगाया कि इसमें भारतीय वायुसेना को गलत तरीके से दिखाया गया है। भारतीय एयरफोर्स अधिकारी का दावा करने वाले एक शख्स ने फिल्म में दीपिका और ऋतिक के किसिंग सीन पर आपत्ति जताई और इसे अपमानजनक कहा। इन आरोपों पर सिद्धार्थ ने कहा है कि इस नाम का कोई अधिकारी भारतीय सेना में नौकरी ही नहीं कर रहा है।
तो इन आरोपों के बीच में जो भी इस फिल्म में सबसे लास्ट में सीन उपयोग में लिया गया है वो विवादास्पद है। क्या भारतीय सेना में या भारतीय वायुसेना में या भारतीय थल सेना में ऐसा होता है? यदि इंडियन एयरफोर्स इसमें सहयोगी भागीदार की भूमिका में है तो क्या इंडियन एयरफोर्स ने इस सीन को मान्यता दी है? इस पर बड़ा सवाल है। इस प्रकार के सीन जो देशभक्ति की और सेनाओं से जुड़ी फिल्में हैं उनमें इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, नहीं तो समाज में गलत संदेश जाता है। और आज की अंतिम खबर आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई है। 7 फरवरी 2024 को भारत सरकार के केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने सभी सैनिक वेलफेयर डायरेक्टर और राज्य सैनिक बोर्ड के सेक्रेटरी और यूनियन टेरिटरीज को लेटर लिख के कहा है, कट ऑफ डेट फॉर रक्षा मंत्री एक्स सर्विसमैन वेलफेयर फंड ऑनलाइन एप्लीकेशंस ऑन केंद्रीय सैनिक बोर्ड वेबसाइट। आप यहाँ पे एड्रेस भी देख पा रहे हैं। यानी पहले कई लेटर जारी हो चुके हैं, उसके बाद अब कहा है कि वर्ष 2024-25 के लिए जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स है उनके लिए यहाँ पे डेट जारी करी गई है, जो कि सभी पूर्व सैनिकों और फैमिली पेंशनर्स को जानना बहुत ही जरूरी है। आप भी इन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले पेनवरी ग्रांट 2024-25 के लिए 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25 तक एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। इसी प्रकार रिन्यूअल के लिए 1 दिसंबर 24 से 31 मार्च 25 तक, मैरिज ग्रांट के लिए शादी के 180 दिनों के अंदर अंदर, एजुकेशन ग्रांट के लिए 1 अप्रैल 24 से 30 नवंबर 24 तक, इसके बाद कोई एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। मेडिकल रीइंबर्समेंट के लिए इलाज से 1 से 80 दिनों के बीच, 100% डिसेबल्ड चाइल्ड के लिए कोई लिमिट नहीं है। और रिन्यूअल के लिए भी 1 दिसंबर 24 से 31 मार्च 25 के बीच अप्लाई करना है। ऑर्फेन ग्रांट के लिए कोई लिमिट नहीं है और रिन्यूअल के लिए 1 दिसंबर 24 से 31 मार्च 25 तक अप्लाई करना है। वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए 180 दिनों के भीतर भीतर अप्लाई करना होगा। मोबिलिटी इक्विपमेंट के लिए कोई लिमिट नहीं है। सीरियस डिजीज के लिए 1 टाइम रीइंबर्समेंट मिलता है, तो इलाज पूरा होने के बाद 180 दिनों में अप्लाई करना है। और होम लोन की सब्सिडी के लिए नोट टू बी एक्सेप्टेड आफ्टर 180 डेज फ्रॉम लोन सैंक्शन डेट फॉर इनिशियल सैंक्शन। तो इस प्रकार कट ऑफ डेट है और सभी पूर्व सैनिक और फैमिली पेंशनर्स जो ये क्लेम करते हैं जिनके लिए लागू है वो इन्हीं डेट के अनुसार अप्लाई करें। इसके बाद अप्लाई करेंगे तो केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा आपकी एप्लीकेशन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। आज की खबरों में इतना ही। बने रहिए चैनल के साथ। वीडियो और इस वीडियो के जरिए दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लें। जय हिंद साथियों। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.